हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल एजुटेक। माई सेल्फ सीरियस गुप्ता। मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 पढ़ा रहा था, जो कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है। इस चैप्टर में प्रीवियस 2 वीडियोस बना चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें मैंने इस चैप्टर का जो फुल कॉन्सेप्ट है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, मैंने वीडियो सब कुछ समझा दिया। उसमें ना कुछ एग्जांपल के थ्रू मैंने उसमें डिटेल में समझाया है। तो अगर आपने वो सारे मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं, मैं उनका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप जाके उसे देख सकते हो। क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आपको ये एक्सरसाइज समझना इजी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 3 है। इसमें मैं एक्सरसाइज आपको 13.1 कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज आपका 13.1 में इसी पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर द रेलवे स्टेशन अप टू 4 घंटे अगर आप खड़ा करते हो तो 60 रुपीज, 8 आवर्स तो 100 रुपीज, 12 आवर्स तो 140 एंड 24 आवर का 180 रुपीज। राइट, ये आपका कार पार्किंग के चार्ज है। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। मतलब आपको देखना है कि क्या ये जो आपका दिया हुआ है गिवन मतलब रिलेशन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं। ये मैं बता दूं पहले ही आपको, ये जो 13 पॉइंट एक्सरसाइज ये पूरा आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन बेस्ड पे है। ठीक है, सो क्योंकि मैंने प्रीवियस दोनों वीडियोस में मैंने आपको डायरेक्ट इनवर्स दोनों पढ़ा दिया है। इनवर्स 13.1 के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का लाइक अभी देखो आपको क्या दिया हुआ है, चाहो तो आप टेबल बना लो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, टेबल से आपको बहुत इजी क्लियर होगा ना, तो टेबल बना लेते हैं क्योंकि वो उन्होंने वैसे दिया हुआ है ना। तो ये क्या हो गया आपका, है ना, दिस इज एक हो गया आपका टाइम, है ना। ये आपको कुछ सोचना होगा ये क्या है, टाइम किसमें, आवर्स में। ठीक है, आवर्स। और दूसरा क्या है आपका, चार्ज, है ना। चार्ज किसमें है, रुपीज में। राइट, तो ये हो गया टाइम आवर्स में और चार्ज रुपीज में, है ना। अब आपको ये देखना है कि क्या ये गिवन जो है ये आपका क्या बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं। ठीक है, तो जो वैल्यू भर देते हैं ना, कितने नहीं है आपका 4 आवर का कितना लग रहा है, 60 रुपीज, है ना। 8 आवर का 100 रुपीज और 12 आवर का 140 और उसके बाद 24 आवर का 180 रुपीज। ठीक है, एक एक्स्ट्रा मैंने बना दिया। ओके, तो अब देखिए आप ध्यान से, ये आपका टेबल बन गया है ना। चार्जेस, टाइम, अगर आप कार पार्किंग टाइम, ये मैंने इसकी कॉलम में बता दूं क्यों लिया है, क्योंकि ये जो कार पार्क मतलब आपका कार पार्क करना टाइम की ड्यूरेशन है, कितने टाइम के लिए आप खड़ा करते हो। सो दैट्स आप चाहो तो टाइम मतलब कुछ और बना भी सकते हो, लेकिन ये ठीक है, सबसे अच्छा यही है। और चार्जेस मतलब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये टेबल ऐसे ही होता है इस लगभग। तो अब इसमें देखिए ध्यान से, अब आपको मैंने बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कंडीशन होती है, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देता है तो फिर क्या हो जाता है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, इसको मैंने बताया था, इसको आप क्या लेट करोगे, है ना, ये x होता है ना, x, इसको आप x लेट करो, ये आपको क्या हो जाएगा y, है ना। तो दैट्स वाई ये मैं आपको बता रहा हूं, है ना। आप इसको नीचे लिख सकते हो, इसके टेबल के नीचे लिखे ना। तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। ठीक है, तो लिखो फ्रॉम द एबव टेबल, ऊपर के टेबल के हिसाब से, है ना, x1 बाई y1 इज इक्वल टू क्या, मैंने बताया था इनका रेशियो निकालिए। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रेशियो क्या होता है, x बाई वाई इज इक्वल टू के आता है, कांस्टेंट आता है। ये मैंने बताया नहीं बताया था आपको कि जो x और y का रेशियो होता है ये आपको कांस्टेंट मिलता है फॉर ऑल द वैल्यूज, इंडिविजुअल वैल्यूज। तो आपको अगर सबका जो रेशियो है अगर वो सेम आ जाता है, मतलब के सबका के मैच कर रहा है, तो मतलब हाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, नहीं है तो फिर नहीं, है ना। तो पहले x1 बाई y1 निकालिए, क्या हो जाएगा 4/60, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 4 4 और 15 4 60, राइट, 1/15 है ना। ठीक है, फिर आप और दूसरा निकालिए x2 बाई y2। देखिए यहाँ पे हम इक्वल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। हम यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2 इज इक्वल टू x3 बाई y3 ऐसे होगा। तो ये कंडीशन कब होगा, जब आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कोई क्वेश्चन होगा तब। लेकिन यहाँ पे जो आपसे चेक करने को बोला है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप ये x1 बाई y1 निकालो, तो x2 बाई y2 निकालो, बता रहा हूँ। ठीक है, 8/100। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, लाइक 4 2 जा 8 और 52 जा 100, 2 2 जा 4 और 25 है ना, तो ये हो जाएगा 2/25। तो आप जब दो देख रहे हो ना, दो निकाला है ना, तो दो ही निकालो, बुक पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, दो ही निकालो तभी समझ आएगा ना। तो अब ये देख रहे हो कि लिखो here x1 by y1 does not equal to x2 by y2। मैंने बता दी ये कंडीशन होती है किस चीज की, अगर इक्वल टू होता है तो फिर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और नहीं इक्वल तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। तो हियर देखिए x1 by y1 जो आया है 1/50 तो 2/25, क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो हियर x1 by y1 डज नॉट इक्वल टू x2 by y2 है ना। तो इतना होने के बाद जब ये हो गया है ना, तो लिख देना दैट एम्प्लॉय, लिख देना इसके बाद इधर लिख देना, इधर को वेरिएट कर दे रहा हूं, ठीक है। इधर इसके बाद लिखिएगा आप लोग therefore है ना, therefore भी दैट एम्प्लॉय, therefore ये इसके बाद का है ये, ठीक है। therefore the क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन इज नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ध्यान से, ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं। क्यों? अगर ये इक्वल होता तब माना जाता है, अगर इक्वल होता जैसे x1 by y1 निकाला हमने, x2 by y2, अगर वो भी 1 मान लेते x2 by y2 फिर 1/15 आ जाता, फिर हम x3 by y3 निकालते, जितनी वैल्यू थी वो देखते, x3 by y3 मान लीजिए वो भी 1/15 आ गया, लेकिन हम x4 by y4 निकालते क्योंकि 4 वैल्यूज हैं, तो x4 by y4 निकालते। अगर वो नहीं आता तब भी ये फिर क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं रह जाता, राइट। आपका जितना भी दिया हुआ डेटा उनका रेशियो क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट आना चाहिए, मतलब जो भी है सारे x1 by y1 इज इक्वल टू x2 by y2 इज इक्वल टू x3 by y3 इज इक्वल टू x4 by y4। ये अगर कंडीशन सारे इक्वल होते तब लिखते हैं हम कि हाँ ये है क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। जैसे मैंने बताया कि अगर ये नहीं था, सेकंड में ये दूसरा ही कंडीशन x1 by y1 से x2 by y2 नहीं मैच कर रहा है, इसलिए हमने आगे चेक ही नहीं किया, क्योंकि अगर इन दोनों इसमें से कोई भी गलत निकाल दिया आपने तो मतलब क्वेश्चन पूरा आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, हम एक दो वैल्यूज तो नहीं देखते, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद है क्वेश्चन नंबर 2, क्या है लिखा हुआ, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of red pigment with 8 part of base। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ द बेस नीडेड टू बी एडेड। आपको ये करना है, ठीक है। चलिए इसका भी थोड़ा बहुत आपको है ना समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, 2 क्या है समझिए। इन्होंने बोला है कि एक मिक्सचर है जिसमें पेंट का मिक्सचर है, उसमें आपका प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of रेड पिगमेंट, आपका रेड पिगमेंट मिला के दो चीजें मिलाया जा रहा है, एक रेड पिगमेंट है और दूसरा 8 part of बेस। मतलब बेस मतलब जैसे क्या होता है, कोई भी कलर बनाने के लिए जो पेंट होता है उसमें हम दो चीजें मिलाते हैं, एक बेस होता है जो कि आपका जैसे मान हर पेंट में, एवरी पेंट में आपका बेस जरूर होगा, जो मेनली आपका पेंट में उसमें हम सिर्फ कलर डालते हैं। समझो जैसे मान लो कि तुम्हें होली में तुम्हें मतलब जब मतलब बकेट में आप जब बनाते हो, पानी बनाते हो बलून में भरने के लिए, तो क्या करते हो, पानी भरते हो, उसमें आप जो भी कलर डालना चाहो, पिंक डालना है, येलो डालना है ना, ग्रीन डालना है, उस कलर को ऐड करते हो। तो उसमें क्या बेस क्या है, वो जो आपका वाटर मिला वो आपका बेस का बेस क्या है, उसमें आपका पानी ज्यादा है यानी बेस, वो बेस है आपका पानी, और आपने जो ऊपर से कलर डाला वो आपका दैट इज योर, उसकी वजह से वो कलर आया ना। तो यही चीज है, पेंट में भी बेस होता है, हर पेंट में वो बेस चाहिए ही चाहिए। अब आपको मान लीजिए आप अपने घर को मतलब दरवाजे को ब्लू पेंट कर रहे हो तो उसमें भी वो बेस होगा, अगर आप रेड कर रहे हो तभी उसमें भी बेस होगा, बस क्या है कलर का डिफरेंस आ रहा है। आपने अगर रेड कलर लिया तो रेड बन गया पेंट, अगर ब्लू कलर में तो ब्लू पेंट बन गया। तो उसी तरह 8 part of बेस है ना, इन्होंने पहले ही बताया। तो इस टेबल के हिसाब से आपको क्या करना है, इसमें जो चीजें मिसिंग है उसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो टेबल पहले बना लेते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है, और ये पार्ट्स ऑफ बेस।
मैंने बताया इसको आप x मानोगे ना तो इसको y मानोगे, ठीक है। ये आपका लेफ्ट है, ठीक है। ओके, कितने डेटा दिए हुए हैं? 1 2 3 5, ठीक है। तो इस हिसाब से भर लीजिए 1 4 7 12 20, है ना। ये 8 दिया हुआ है, इसमें आपको इन सबको भरना है। मैंने बताया था ना, सब में आप ऐसा करो। ये क्या होगा, अगर ये x1 है तो ये y1, x2 y2, इसको आप ऐसे लेट कर लो, बॉक्स में लेट कर लो, y2 लेट, ये क्या हो जाएगा y3, है ना। बताया था तुम्हें ऐसे ही किया जाता है। y4 चौथी वैल्यू ना, लेट कर, सॉरी, सब में ऐसे लेट कर लो, अलग से कोई जरूरत नहीं है, बॉक्स में लेट कर लो, सबसे इजी रहेगा। अलग से हमें लेट नहीं करना है, सीधा बॉक्स में करना है। ये हो जाएगा y5 लेट। ओके, सब हमने लेट कर लिया। इनको फाइंड आउट करना है ना, तो इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि ये आपका मिक्सर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इसलिए क्योंकि आपका जब भी कोई कलर मिलाते हो, जैसे मैं बता दूं, अगर आपको एक रूम पेंट करवाना है, आपका मान लीजिए कि 2 कैन, मान लीजिए पेंट लग रहा है, रूम पेंट लगवा रहे हो, 2 कैन पेंट लग रहा है, तो 2 रूम उसी साइज से, अगर दूसरा रूम 2 रूम पेंट करोगे तो 4 पेंट लगेंगे। अगर आप 3 रूम पेंट करोगे तो 6 पेंट लगेंगे। तो ये इससे समझ में आता है कि हाँ, ये तुम्हारे यूजुअल लाइफ का है, तो ये हो जाएगा, वही चीज है। तो इसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ना, तो लिखो सिंस द एवर क्वेश्चन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये मतलब ये क्वेश्चन गिवन नहीं, लेकिन आपको समझना होगा। अगर इन्होंने बोला है कि एक, अगर आप 8 पार्ट ऑफ बेस लेते हो, 8 बेस मतलब एक क्वांटिटी समझ सकते हो कि जैसे 8 लीटर, एक एग्जांपल, 8 लीटर आप अगर बेस लेते हो तो उसमें 1 लीटर आप क्या मिलाओगे, रेड पिगमेंट मिलाओगे। तो वैसे ही अगर 16 लीटर बेस लोगे तो आप 2 लीटर रेड पिगमेंट मिलाओगे। तो यही चीज है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसी में लिखा है सिंस द एबव क्वेश्चन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देन क्या हो जाएगा बताओ। मैंने बताया था इसके हिसाब से x1 by y1 इज इक्वल टू x2 by y2, बताया था ये होता है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कितने डेटा उसे कर लो, x3 by y3, x4 by y4, x5 by y5, ठीक है। ये हो गया। दैट एम्प्लॉइज x1 आपको दिया हुआ, देखिए x1 y1 दिया हुआ 1 by 8 है ना, इज इक्वल टू x2 दिया हुआ 4 by y2, और x3 दिया हुआ 7 by y3, x4 दिया हुआ 12 by y4, x5 दिया हुआ 20 by y5। ये दिया भी नहीं दिया, इतना देने के बाद अब ये दिया, मैं इसको ऊपर वाला इरेज कर दूं, क्योंकि देखिए बोर्ड भी छोटा है तो इसलिए मैं ऊपर वाला इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ऐसा करना, भर देना है ना, अगले फिर दोबारा बॉक्स बना के भर देना, ठीक है। इतना होने के बाद अब सुनिए ध्यान से, ये सारे आपस में इक्वल है, देखिए सब जगह इक्वली लगा हुआ है। आप देखो, जैसे पहला सॉल्व करना है तो इनको ले लो, ठीक है। उसके बाद लेते हैं, है ना, इतना होने के बाद देन नाउ अब अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। नाउ 1 by 8 इज इक्वल टू y by 4 by y2, दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, y2 किधर मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 into 8, है ना, 4 8 जा 32, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। अब सुनिए ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, जैसे इन दोनों को सॉल्व करना था, आप इन दोनों को ले लिया है ना, उसी तरह आप इसको फिर अब देखिए y2 की वैल्यू निकल गई, नहीं निकल गई, y2 की निकली है, तो आप चाहो तो ये पूरा यानी 4 by 32 यहाँ पे y2 की तरह लीजिए, इज इक्वल टू 7 by y3 लिख सकते हो, चाहे इनको किसी से भी ले लो, क्योंकि देखिए आपको तभी वैल्यू फाइंड आउट होंगे जब आपको एक पूरा कंप्लीट नॉन फ्रैक्शन होगा और एक में आपका एक डिनोमिनेटर नोमिनेटर नॉन होगा। तो इन दोनों का रिलेशन चाहे ले लीजिए, क्योंकि इसको भी ले सकते हो, क्योंकि इसकी y2 वैल्यू पता चली, किसी का भी ले लो। हम तो कह रहे हैं आप इस सबको इसी से जोड़ लो, ठीक है, सारे के ले लो, आराम से आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखो ध्यान से, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इतना होने के बाद फिर से लिखो ना 1 by 8 इज इक्वल टू ये, अब ये पूरा फ्रैक्शन इक्वल, क्योंकि देखिए सब आपस में इक्वल ही है, तो आप चाहे जिसको चाहे जिसके इक्वल कर दो, ठीक है। तो y3 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू 32, ये ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, y3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर करेंगे मल्टीप्लाई, इसको इधर, तो 7 8 या 56,
तो y3 इज इक्वल कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, y3 हो गया ना। अब यहाँ होने के बाद इरेज कर देना नीचे है ना। y3 के बाद अगेन लिख लीजिए, चाहे तो लिखिए, कोई बात नहीं, नहीं लिखोगे तो भी है ना। y3 के बाद क्या आ जाएगा आपका वही फर्स्ट वाला 1/8 इज इक्वल टू मतलब है 12/y4 है ना, यही है। दैट इन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 8 जा 96। ठीक है, 96 y4 की वैल्यू निकल गई ना। फिर उसके बाद एक और बचा है आपका 1/8 इज इक्वल टू 20/y5 तो y5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 जा 160 है ना। तो ये आ गया वैल्यू, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू सारी आपका आ गई। फिर से चाहो तो बॉक्स बना के लिख लो, नहीं तो ये भी सफिशिएंट है, ये भी आपका सारी वैल्यू दे दिया ना। फिर फाइंड द पार्ट ऑफ द बेस एंड नीडेड टू बी एडेड। तो ये आपका मिल गया। अब चाहो तो फाइनल में बना के कर लो। ठीक है, बना देता हूँ। ये होने के बाद वैल्यू आ गई है, आप बना लो एक बेस मतलब टेबल, उससे हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे मैंने लिखा है क्योंकि छोटा बोर्ड है तो इसलिए प्रॉब्लम हो ही रही है, कोई बात नहीं। जैसे मैं कराता जाऊँ साथ में लिखते जाओ तो आपका भी होता रहेगा ना। तो ये क्या है आपका पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, ये आपका है पार्ट्स ऑफ बेस। ठीक है, अच्छा ये कितना था 1/8 था। ठीक है, और ये था 4 के साथ कितना आया था, ये आया था 32 आया था ना। y2 वैल्यू 32 आई थी, ये 7 हो गया, ये 12 हो गया और ये 20 हो गया, राइट। ठीक है, तो ये आया था आपका y2 की वैल्यू 32 आई थी है ना, y3 की वैल्यू आई थी आपकी 56 देख लीजिएगा आप है ना, और y4 की वैल्यू कितनी आई यहाँ देखिए 96 आई है, और y5 की वैल्यू कितनी आई है 160 आई है ना, देखिए यहाँ पे y5 की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह करना था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन ऐसे करते रहेंगे, आपका आता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए, जिसमें एक तो आपको चेक करना वाला बता दिया कि डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं है, वो तरीका बता दिया कैसे मतलब तरीका चेक किया जाता है, और एक मैंने निकाल के दिखा दिया कि हाँ ऐसे निकालना होगा। ठीक है, तो मैंने 2 टाइप बता दिया। अब आगे क्वेश्चन इसी टाइप से हैं। पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ इन क्वेश्चन नंबर 2 है